नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर एक बार मराठा आरक्षण के बारे में। दरअसल यह ऐसा मामला है जो पिछले कई सालों से विवादों में है। कभी सरकार कहती है आरक्षण देंगे, समुदाय लगातार मांग कर रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट कहता है कि ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक नहीं है क्योंकि आप 50% की सीमा से पार चले जा रहे हैं। तो मामला चर्चाओं में लगातार रह रहा है और समुदाय लगातार आरक्षण की मांग कर रहा है। सरकार के एजेंडा भी था कि आरक्षण देंगे, इसलिए सरकार भी सोच रही है कि कैसे कैसे आरक्षण दिया जाए। तो वर्तमान में महाराष्ट्र में जो सरकार है, शिंदे सरकार ने एक नए उपाय खोजा है फिलहाल मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए। तो उच्चतम न्यायालय के अंदर लगातार प्रयास कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो, न्यायालय हमारी सुने। एक बार जो जजमेंट पहले दिया था ना, रिव्यू किया जाए। तो रिव्यू के लिए क्या हुआ था कि पहले एक पिटीशन लगाई गई थी अप्रैल के महीने में कि आपने जो जजमेंट दिया है एक बार उसको प्लीज रिव्यू कर लीजिए। दरअसल हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत को अपनाती है, यानी कि जो जजमेंट दिया है, जो भी वर्डिक्ट आया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं ठीक था या नहीं था, ऐसी स्थिति है। लेकिन क्या हुआ कि रिव्यू पिटीशन जब लगाई गई थी तो आधार अच्छे नहीं थे, ऐसा माना न्यायालय ने और कहा कि जो व्यवस्था है ठीक है, इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और रिव्यू पिटीशन को खत्म कर दिया गया। अब जब रिव्यू पिटीशन ही खारिज हो गई तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए और कैसे व्यवस्था बिठाई जाए। तो अब एक अंतिम विकल्प बचता है, वह विकल्प होता है उपचारात्मक याचिका का, जिसको सुधारात्मक याचिका भी बोलते हैं। यानी कि जो भी चीजें थी चलो सुधार कर लेते हैं, उसका उपचार कर लेते हैं, तो इसको इस रूप में जाना जाता है। अब यह जो उपचारात्मक याचिका है इसको लगाया है अभी राज्य सरकार ने, और यह उपचारात्मक याचिका जो थी यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट भी कर ली गई है। और न्यायालय ने अब कहा है कि देखिए 24 जनवरी 2024 को हम इसके लिए सुनवाई करेंगे। यह शुरू कर दिया है मामला, इन्होंने कह दिया। तो अब मराठा समुदाय के मन में बहुत अधिक इसको लेकर के आकांक्षाएं बढ़ गई हैं कि बिल्कुल अब संभावनाएं हैं कि चीजें हो जाएंगी। वहीं साथ साथ शिंदे सरकार जो थी वह भी इसको लेकर के पॉजिटिव हो गई है। सरकार का मानना है कि जो पिछली सरकारें थी या जो भी मामला पहुंचा था कोर्ट के अंदर, वह अच्छे से दलीलें पेश नहीं कर पाए थे, वह नहीं बता पाए थे न्यायालय को कि मराठा समुदाय को आरक्षण की आवश्यकता क्यों है। हम बताएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि समुदाय के लिए आरक्षण वैध माना जाए संवैधानिक आधार पर, और इन सभी के शैक्षिक और रोजगार के अधिकार सुनिश्चित हो सके, उनको अधिकार मिले अपना। ठीक है, तो बेहद खास मामला है आपके मेंस के लिए, क्योंकि आरक्षण से संबंधित प्रश्न अनेक बार पूछे गए हैं, तो यहां भी पूछे जाने की संभावना है। प्री में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि एक ऐसा प्रश्न यदि पता है तो ऑलरेडी आंसर कमेंट कर सकते हैं आप लोग, अन्यथा अंत तक समझिए, चीजें बहुत खास है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, समीक्षा याचिका खारिज हुई थी 11 अप्रैल को, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया। 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था। समीक्षा याचिका के बाद अब एक अंतिम विकल्प बचा था उपचारात्मक या फिर सुधारात्मक याचिका, जो अब हुई है एक्सेप्ट। ठीक है, अब यह जो पूरा विचार है, यह विचार भी आपके लिए कुछ प्रश्नों को लिए हुए है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू से भी प्रश्न आते हैं और उपचारात्मक याचिका बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट है, जनरली आपको देखने को नहीं मिलता बुक्स में, बट चर्चाओं में आया है इसलिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बातें यहां से भी पूछी जा सकती है, हर एक चीज की संभावना है। और आयोग यही तो करता है, जो छोटी छोटी चीजें छुपी होती है ना किसी मामले में। अभी लोग क्या करेंगे, पूरा आरक्षण का मामला पढ़ लेंगे कि हाँ आरक्षण है, ऐसा है, संविधान में कहा गया है ऐसा, और ऐसा ऐसा मामला 1992 में आया था, कोर्ट में ये चीजें फाइनल हुई थी, लोग सब कुछ समझेंगे। पर कुछ लोग क्या करेंगे कि भूल जाएंगे क्यूरेटिव याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन को पढ़ना या फिर उपचारात्मक याचिका को पढ़ना, गड़बड़ होगी। इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल यह जो पूरा का पूरा एक उपकरण है, यह विकसित हुआ था रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य मामले के बीच में। इस दौरान जब मामला न्यायालय में चल रहा था तो न्यायालय ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हो जाता है कई बार कि चीजें सभी पक्षों को नहीं शामिल करती, पर ऐसी स्थिति में न्याय मिलना चाहिए। तो यहां पर यह तथ्य एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है, अगर आपकी रिव्यू पिटीशन जो है यह न्यायालय खारिज कर देता है या रिव्यू पिटीशन के तहत पे भी चीजें फाइनल हो जाती है, तो भी आप एक अंतिम उम्मीद रख सकते हैं न्यायालय से, और वह अंतिम उम्मीद होगी आपके लिए उपचारात्मक याचिका। ठीक है, लेकिन एक खास चीज आप लोग को हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कभी भी उपचारात्मक याचिका लगेगी तो इसकी पूरी सुनवाई चेंबर में ही होगी, यानी कि जो जज साहब हैं वह कोर्ट में नहीं बैठेंगे, आपकी दलीलें कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी, आप कोई बात नहीं करेंगे। वहां पर न्यायालय को पहले यह देखना है कि यह मामला कोर्ट ले जाने लायक है या नहीं है, तो सुनवाई चेंबर में होगी। जब वहां पर न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है, जज साहब यह मानते हैं कि हाँ ठीक है, चेंबर से बाहर निकलना चाहिए, मामला खास है और न्यायपालिका में ही सुनवाई करेंगे, कोर्ट में बैठेंगे, तब फिर जज साहब बोलेंगे कि ठीक है अगली सुनवाई हम कोर्ट में करेंगे, इस दिन करेंगे, तब मामला कोर्ट में जाएगा। अदरवाइज चेंबर में ही कहानी शुरू होगी और चेंबर में ही समाप्त भी हो जाएगी।
इतना क्लियर सभी लोगों को। चलिए अब आगे समझते हैं कि मराठा आरक्षण का विवाद क्यों है। हालांकि मामला जो है लगभग 40 से 50 साल पुराना है, आंदोलन हो रहे हैं, डिमांड हो रही है कि आरक्षण दो मराठा समुदाय को, ठीक है। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि जब वर्ष 2018 में एक ऐसा विधेयक पारित किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, तो उसमें कहा गया था कि हम मराठा समुदाय को रोजगार और शिक्षा में 16% का आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन फिर जिस समय मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, हाईकोर्ट ने कहा कि 16% ज्यादा है, आप शिक्षा में 12%, रोजगार में 13% का आरक्षण दे दीजिए, यहां पर हम चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इन्होंने जो विधेयक पेश किया था उसका नाम था महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2018। सारी चीजें ठीक थी, बट क्या हो रहा था कि इसकी वजह से एक जो हमारी पहले ही टेंडेंसी, जो टर्म हमने फिक्स की हुई है, वह ब्रीच हो रही थी। हमारे जो न्यायपालिका है वह मानती है कि 50% से ऊपर आरक्षण कभी भी नहीं दिया जा सकता। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर अभी भी जो आरक्षण है वह 52% है, लेकिन जिस समय इन्होंने कहा कि 16% आरक्षण देंगे, तो इसकी वजह से मामला यह पहुंच जा रहा था कि आरक्षण 68% हो रहा था। जब चीजों को कम किया गया तो भी स्थिति यह आ गई कि लगभग आप 64-65 पे तो चल ही रहे थे। तो न्यायालय ने इसको ब्रीच माना कि चीजें गलत हैं और ऐसी स्थिति में हम मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं देंगे। साथ साथ यह भी माना गया कि मराठा समुदाय जो है यह आरक्षण के योग्य है नहीं, क्योंकि यह लोग समृद्ध हैं, पहले से ही चीज इनकी अच्छी चली आ रही है, तो इनको आप सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं मान सकते। तीसरी स्थिति न्यायपालिका ने यहां पर यह कही कि देखिए, यह अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है कि वह किसी समुदाय को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा माने, यह केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार मानेगी कि कौन सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है या नहीं है। तो यह 3 स्टेटमेंट वहां से सामने आए, जिसके बाद फिर इस 2018 के अधिनियम को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो यह कहानी थी, जैसे कि आपको बताया कि कहानी लगभग 40 साल पुरानी है। तो उसको लेकर के मांग जो शुरू हुई थी यह मथाड़ी लेबर यूनियन के अन्ना साहब पाटिल के द्वारा शुरू की गई थी। इन्होंने तेजी से मांग की, ये कहते थे कि भाई राज्य की जनसंख्या में हमारा 33% है और हम लोग अभी भी बहुत ही खराब स्थिति से गुजर रहे हैं, हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसको लेकर के ये सभी चीजें हुई थी हमारे सामने, जैसे कि आप लोग को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। अब अंतिम निर्णय फिर जब कोर्ट का आया तो कोर्ट ने चीजें अपनी बता दी सारी की सारी, और मामला फिर एक बार दोबारा कोर्ट के ही पास में है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया पूरा। 2018 की स्थिति समझी, पहले अधिनियम आया। 2019 में न्यायालय ने कहा, कौन से, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि 16% वाला ठीक नहीं है, शिक्षा में 12, रोजगार में 13% कर दीजिए, इस आधार पर यह वैध हो जाएगा। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त किया था। अभी इसी वर्ष अप्रैल में रिव्यू पिटीशन खारिज हुई और अब देखते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन जो है ये एक्सेप्ट हो गई है। अब इसी बीच एक स्टेटमेंट महाराष्ट्र सरकार का यह आया है कि महाराष्ट्र सरकार मानती है कि पिछले दिनों जो कहीं भी हियरिंग हुई, जो कहीं भी बातचीत हुई, वह ठीक नहीं थी, चीजें गड़बड़ थी। आप ठीक से न्यायपालिका को नहीं समझा पाए कि इस समुदाय को आरक्षण क्यों देना है, पर हम समझाएंगे। अब जो बातें वह समझाना चाहते हैं, उन बातों में सबसे प्रमुख है गायकवाड़ आयोग। दरअसल यह एक ऐसा आयोग है जो मुख्य रूप से बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्थापित किया गया था। इस आयोग ने पूरे के पूरे राज्य में यह जांच की कि मराठा समुदाय की क्या स्थिति है। अच्छे खासे सैंपल इन्होंने कलेक्ट किए और सैंपल कलेक्ट करने का इन्होंने समर्थन किया कि मराठा समुदाय को आरक्षण की आवश्यकता है, इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। पर इन्होंने ये नहीं बताया था कि कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए या इस समुदाय को कितने आरक्षण की आवश्यकता है, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो इसके आधार पर हमने देखा कि जब चीजें बदली, इनकी जनसंख्या प्रतिनिधित्व को समझा गया, बाकी चीजों को देखा गया, तो इसीलिए फिर राज्य सरकार ने 16% की हामी भरी थी कि ठीक है, इतना हम इनको आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन अब जब यह मामला दोबारा से पहुंचने वाला है कोर्ट में, तो कोर्ट में फिर एक बार गायकवाड़ आयोग की चर्चा होगी। तो इन्होंने क्या क्या कहा था, जरा चीजें समझते हैं। इन्होंने बताया कि देखिए, राज्य के अंदर पहली बात तो एक अच्छी खासी जनसंख्या मराठा समुदाय की है, लेकिन अगर हम ओवरऑल कंसेप्ट समझते हैं मराठा समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का, तो पता लगता है कि आज भी 76% से अधिक लोग कृषि और कृषि श्रम से ही जुड़े हुए हैं। इनकी स्थिति उन्नत नहीं हुई है, सुधार नहीं हुआ है। अगर आप राज्य में मराठा समुदाय के लोगों को देखते हैं तो पता लगेगा कि 50% समुदाय के जो परिवार हैं यह मिट्टी के घरों में निवास आज भी कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर भी इनके पास में बहुत अधिक अच्छा नहीं है और 13% से अधिक आज भी बिना पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ हैं। इसके साथ साथ जरूरी है कि इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कैसे हो सकता है? संभावना है कि आरक्षण मिलेगी तो चीजें सुधर सकती हैं। इसके अलावा सर्वे में यह भी बताया गया कि 93% मराठा परिवार जो है उनकी वार्षिक आय मात्र 1 लाख रुपए है, यानी कि
मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी बिलोंग्स टू बिलो 1 लाख रुपीज एनुअल इनकम। बहुत ही ज्यादा कम है आज के समय में, और आप इतने हैं, है ना, यानी कि लगभग पूरे के पूरे जो जनसंख्या है आपकी, उसमें से कुछ थोड़े से लोगों को निकाल दिया जाए जिनकी स्थिति हम सुधरी हुई मान सकते हैं, लेकिन पूरा समुदाय आज भी बहुत ही अधिक पिछड़ा है आर्थिक रूप से, यह यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं। इसके अलावा 37.38% परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि 93% मराठा परिवारों की जो एनुअल इनकम है यह 1 लाख रुपए से कम है। लेकिन इसके अंदर भी हम यह देख पा रहे हैं कि 37% से अधिक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। तो इसके साथ साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर यह भी देखा कि पूरा का पूरा जो मराठा समुदाय है ना, बहुत अधिक मामलों में पिछड़ा है। ये तो खैर कुछ खास बातें थी इन रिपोर्टों की जो आपके लिए समझना जरूरी था, ठीक है। अगर इस रिपोर्ट को और ज्यादा आप एक्सपेंड करेंगे, आप चीजों को और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, तो पता लगेगा कि जैसे कि 13% से अधिक लोग पूरी तरह से अशिक्षित हैं, लेकिन जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनमें भी जो मुख्य हैं वह तो हायर लेवल तक पढ़े हुए हैं या फिर सीनियर सेकेंडरी तक, उससे अधिक वो भी नहीं पढ़े हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम राज्य की जो प्रमुख नौकरियां हैं, चाहे जो सेवाओं की हम लोग बात कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो मराठा समुदाय का कोई बहुत अधिक प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि यह अधिक अच्छे कोर्सेज नहीं कर पा रहे हैं, कौशल नहीं सुधार कर पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से ये लोग वंचित हैं और इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति नहीं सुधर पा रही है, जिस वजह से ये बाकी जगह पर कोई भी अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। यह सारी मुख्य बातें जो थी वह सामने आई थी गायकवाड़ आयोग के द्वारा। जब गायकवाड़ आयोग ने अपनी सारी बातें प्रस्तुत की थी, तो उसके बाद हमने देखा कि इसकी बातों को स्वीकारा गया, सर्वेक्षण को एक्सेप्ट किया गया, जिसके बाद प्लान किया गया कि ठीक है, कुछ करेंगे हम लोग अच्छा और व्यवस्था बनाएंगे मराठा समुदाय के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि जब यह मामला कोर्ट में आने तक खारिज हुआ, तो कहीं और भी आयोग बनाए गए, समितियां बनाई गई, चीजों पर विचार किया गया। अब अंतिम रूप जो है वह आएगा जनवरी में। पूरी संभावना है कि जजमेंट आएगा और पूरे समुदाय को उम्मीद है कि फेवर में ही चीजें आएंगी। लेकिन वर्तमान में अभी राज्य के अंदर आरक्षण की क्या स्थिति है यह भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि 52% से अधिक अभी यह स्थिति बनी हुई है आरक्षण की राज्य में। आप ऑलरेडी 50% से ऊपर हैं, ठीक है। न्यायालय कहता है कि 50% से ऊपर आरक्षण हम आपको तब दे सकते हैं जब आपके पास विशेष मानक हो और कोई ऐसा समुदाय हो जिसके लिए पुख्ता हमारे पास सबूत हो कि हाँ, इस समुदाय को जरूरत है। जैसे कि पिछला जजमेंट हम लोगों ने देखा 2021 का, न्यायालय ने यह माना कि मराठा समुदाय अभी भी बहुत अधिक पिछड़ा नहीं है या इतना पिछड़ा नहीं है कि इसको आरक्षण दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर यह भी स्टेटमेंट न्यायालय देता है कि 50% से ऊपर हम समर्थन कर देंगे, लेकिन जरूरी है कि हमारे पास ऐसे आधार हो जो उन्हें आरक्षण दिए जाने का समर्थन भी करते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 338B के तहत जो आयोग बना हुआ है पिछड़ा वर्ग के लिए, वह भी समर्थन तो कर ही रहा है कि इनको आरक्षण दिया जाए, मराठा समुदाय हकदार है। वर्तमान स्थिति में सबसे अधिक जो आरक्षण राज्य में दिया गया है, यह दिया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग को। यह पूरा का पूरा जो अभी कैप बना हुआ है रिजर्वेशन का 2001 से फॉलो किया जा रहा है, बदलेगा या नहीं यह हम लोग जल्द देख लेंगे। लेकिन 19% आरक्षण अभी राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जिनको हम लोग ओबीसी कहते हैं उन्हें मिला हुआ है। 13% मिला हुआ है एससी को। इसके अलावा 7% एसटी समुदाय के लिए है। इसके अलावा 2% मिला हुआ है स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस को। 3% है विमुक्त जाति के लिए। 2.5% है घुमंतु जाति के लिए, बी के लिए। घुमंतु जनजाति सी जिसको धंगर कहा जाता है उसके लिए 3.5% और घुमंतु जनजाति डी वनजारी के लिए 2% आरक्षण की राज्य में व्यवस्था है और यह कुल मिलकर के हो जाता है 52%, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि इसी प्रकार से इसमें आगे मराठा समुदाय का आरक्षण जुड़ता है तो बिल्कुल चीजें क्लियर है कि यह आरक्षण बढ़ेगा और पहुंचेगा 64-65%। तो ब्रीच बड़ा है, इसके लिए क्या समाधान होगा, न्यायालय क्या बताएगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन आप सभी के लिए यह सारे मामले खास हैं। कंसेप्चुअल जो है, जो हम लोग ट्रेडिशनल रेगुलरली पढ़ते हैं, वह मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप लोग को यह चीजें भी ध्यान रखनी। इसमें आपका 338B आर्टिकल आएगा जो महत्वपूर्ण है अपने आप में। 102वां संविधान संशोधन भी खास है क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ा हुआ है, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। लेकिन प्रश्न की मांग को समझते हुए आपको पहले ही पता है कि यदि मेंस में भी कुछ बात पूछी जा रही है तो संक्षिप्त में लिखनी होती है, बहुत अधिक लिखेंगे तो आपकी बातें पूरी नहीं हो पाएंगी। तो अभी करंट के हिसाब से जितना जरूरी था मैंने आपको सब चीजें क्लियर कर दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको अभी इतने पूरे मामले में कोई परेशानी नहीं होगी और जब इस क्यूरेटिव पिटीशन के ऊपर सुनवाई होगी और जो अंतिम निर्णय आएगा, कोई खास पहलू निकल के आता तो बिल्कुल हम लोग चर्चा अपनी इसी क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप इस प्रश्न का आंसर दें जो मैंने आपके लिए प्री के रूप में तैयार किया है।
मेंस के नोट्स भी अपने आप में बहुत खास रहेंगे, आप लोग जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि एक खास मुद्दा बन गया है मराठा आरक्षण पूरे देश में और चर्चाओं में लगातार रहता है, तो प्रश्न आने की पूरी संभावना वहां भी है। लेकिन एक बात और यहां पर यह भी ध्यान रखनी है कि आप लोग मेंस के अंदर जो भी आंसर तैयार कर रहे हो वो खास तौर पे मराठा रिजर्वेशन को लेकर के नहीं तैयार करना है। मराठा रिजर्वेशन एक अलग रूप है इसका, और हमारे देश में रिजर्वेशन को किस रूप में लिया जा रहा है आपको वह भी समझना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, तर्क वितर्क होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। आप लोग को डिबेट तैयार रखनी है दोनों ही एंगल से, ठीक है, ताकि आप कहीं भी ना फंसे। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए, फिर देखेंगे कितने लोगों को चीज़ें अच्छे समझ में आई है। वहीं इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि वीडियो शेयर जरूर करनी है, चीज़ें पसंद आई हैं, चीज़ें समझ में आई है तो इसके साथ साथ लाइक किए बिना नहीं जाना है। हाँ, आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ठीक रहा होगा। चलिए, इसके साथ ही अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।